अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की ममता सरकार और कांग्रेस को घेरा है। ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 30 से 40 सालों में कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के शासन में बंगाल को पिछड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सुनिए। हम लोग कहते हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में फिर चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, कम्युनिस्टों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा, बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस बंगाल ने देश को दृष्टि दी, जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना। तो वहीं आज नड्डा कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की। नड्डा ने कहा कि उन्होंने देवी से प्रार्थना की और उनकी पार्टी के सदस्यों से शक्ति और आशीर्वाद मांगा ताकि वो मां भारती की सेवा के लिए समर्पित रह सकें। मां का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मां से मैंने प्रार्थना की, कामना की कि मुझे, मेरे साथियों को, मेरी पार्टी को आप शक्ति, ऊर्जा, ताकत प्रदान करें ताकि हम पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा में पूरी ताकत से लगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, नहीं सिर्फ भौतिक रूप में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी जो भारत का स्थान रहा है वो और आगे बढ़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप पर कि आजादी के संघर्ष में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजादी के 75 साल हो गए, हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का अभियान चलाया था। नेतृत्व कर रहे हैं। 23 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक के स्पेशल सीपी सुरेंद्र यादव ने कहा कि 14 अगस्त की रात 10 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक मध्यम वाहनों, भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो इंतजाम किए हैं उसमें बॉर्डर्स पर भी इंतजाम रहेंगे। 14 तारीख की रात को 10 बजे से जो हैवी व्हीकल्स हैं, कॉमर्शियल ट्रैफिक है, मीडियम गुड व्हीकल्स हैं, उनकी आवाजाही बंद कर दी जाएगी। 14 की रात से 10 बजे से लेकर 15 के जब तक इंतजाम पूरा होता है, जो तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम हम लोग रखते हैं। और साथ के साथ जो लाल किले के आसपास का जो क्षेत्र है और नई दिल्ली के कुछ रोड्स है, वहां पर कंट्रोल्ड ट्रैफिक रहेगा और जो भी आइडेंटिफाइड व्हीकल्स है उनका मूवमेंट रहेगा। रूट्स जो आइडेंटिफाइड रहते हैं हर साल की तरह, उस पर भी कंट्रोल्ड मूवमेंट किया जाएगा। रही बात जो पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट की, खासतौर पर यातायात पुलिस के पुलिसकर्मियों की, तकरीबन 3000 लोगों का डिप्लॉयमेंट
दिल्ली यातायात पुलिस के कर्मियों का रहेगा। साथ के साथ एडुकेट नंबर में क्रेन्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। पब्लिक फैसिलिटेशन बूथ, पीए सिस्टम्स वगैरह विभिन्न पॉइंट्स पर लगाए गए हैं। जो नागरिकगण स्वतंत्रता दिवस समारोह में आएंगे उनके लिए पार्किंग प्लेसेज आइडेंटिफाइड हैं और विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं लोग आएंगे, राजनयिक आएंगे, विशिष्ट और जो गणमान्य व्यक्ति आएंगे, सभी के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स की जो पार्किंग प्लेसेज आइडेंटिफाइड है उनका समुचित इंतजाम किया गया है। और प्रयास ये किया गया है कि जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रभावित नहीं, उनके लिए भी एक डिटेल में ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। सर, कुछ ऐसी सड़क है जो पूरी तरह ट्रैफिक के लिए बंद की जाएंगी? देखिए, मैंने कहा कि कंट्रोल्ड ट्रैफिक रहेगा, तो कंट्रोल ट्रैफिक में कुछ जो हिस्सा है लाल किले के आसपास का जो है रिंग रोड है। और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुकी या मैतेई समूह की ओर से विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सरकार विरोधी तत्व प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान झंडे और तख्तियां लहराने के साथ ही नारे लगाने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सितंबर में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के दिन किस घटना का देश का छवि पर क्या असर पड़ सकता है, इसे लेकर पुलिस के मुताबिक कई समूह अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा ले सकते हैं। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां हजरतगंज में बीच सड़क पर महिला के प्रसव का मामला सामने आया। अस्पताल में महिला से डिप्टी सीएम मिले। ब्रजेश पाठक अस्पताल में महिला से मिलने पहुंचे। झलकारी बाई अस्पताल पहुंचकर महिला का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम ने महिला के पति से मिलकर आश्वासन दिया और कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। एम्बुलेंस लेट क्यों पहुंची इसकी भी जांच की जाएगी और साथ ही साथ प्रमुख सचिव को मामले की जांच सौंप दी गई है। परिवार के आरोपों के आधार पर ये जांच होगी। तो मामला लखनऊ के हजरतगंज का है, जहां सड़क पर महिला के प्रसव का मामला सामने आया है। एम्बुलेंस लेट पहुंची और तमाम ऐसे सवाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूछते हुए नजर आए और साथ ही साथ इसकी जांच भी सौंप दी गई है। परिवार के आरोपों के आधार पर इस पर आगे जांच की जाएगी। तो जो घटना है ये जो बहन है इसके 4.5 माह का। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। शनिवार को अलग अलग इलाकों में डेंगू के मरीज पाए गए। सरोजनी नगर में एक महिला और 2 पुरुषों में डेंगू की पुष्टि की गई है। आलमबाग में एक महिला डेंगू पॉजिटिव पाई गई। तो बड़ा अपडेट, दिल्ली में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरोजनी नगर में एक महिला और 2 पुरुषों में डेंगू की पुष्टि की गई है। आलमबाग में एक महिला डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। तो लगातार दिल्ली में अब जो डेंगू के केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी से बड़ा अपडेट इस वक्त का, राजधानी में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। शनिवार को अलग अलग इलाकों में डेंगू के मरीज मिले। सरोजनी नगर की अगर बात की जाए तो वहां एक महिला पॉजिटिव पाई गई और 2 पुरुषों में भी डेंगू की पुष्टि की गई है। आलमबाग में एक महिला डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। तो राजधानी में लगातार डेंगू के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। तो अपडेट देश की राजधानी दिल्ली से, जहां डेंगू के 4 मरीज मिले हैं। आलमबाग में एक महिला में डेंगू की पुष्टि की गई है और साथ ही साथ सरोजनी नगर में एक महिला और 2 पुरुषों में डेंगू की पुष्टि की गई। तो राजधानी में डेंगू के कुल मिलाकर 4 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा के खिलाफ 41 जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने प्रियंका वाड्रा पर गलत जानकारी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है और झूठी चिट्ठी के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक चिट्ठी तैयार करवाई जाती है, इसे वायरल करवाया जाता है, जो कि झूठ, छल कपट की राजनीति का उदाहरण है। बीजेपी नेताओं ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि ये क्रिमिनल ऑफिस है, साइबर क्राइम के अंदर भी शिकायत की है। कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से ये किया है। प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट किया था जिसमें दावा किया गया था कि 50% कमीशन लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने न सिर्फ प्रियंका बल्कि कमलनाथ, अरुण यादव समेत कई नेताओं पर 41 जिलों में FIR दर्ज कराई है। शहर बीजेपी के पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे
उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लेख किया गया है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारियां डाली जा रही हैं और कुछ फेक जानकारियों के कारण और हमारे लोग बदनाम हो रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए। उस पर से जी हाँ, जिनके द्वारा मतलब ये ऐसी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाली गई है या ऐसे कुछ तथ्य लोगों के बीच में प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये उसमें कांग्रेस की पदाधिकारी प्रियंका गांधी भी हैं और भी कुछ लोगों की जानकारी दी गई है। कोई ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति की भी जानकारी दी गई है कि उसके द्वारा भी कुछ जानकारी डाली गई है। वो सारे तथ्य तलाशे जा रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रियंका वाड्रा और कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि राज्य में 50% कमीशन खोरों की सरकार काम कर रही है। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसे लेकर उन्होंने मेरे प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पहले हम गोरों से लड़े थे, अब हम इनके खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एक बड़ा गढ़ बन चुका है और जैसा कि आप सबको पता है कि ये 50% कमीशन खोरों की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। 2 दिन पूर्व हमने इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे मध्य प्रदेश के ठेकेदार साथियों ने पत्र के माध्यम से किस तरह से 50% कमीशन से लिया जा रहा है उसका उल्लेख हाईकोर्ट जज ग्वालियर को किया है। हम पहले भी इन भ्रष्ट लोगों से लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि इस भ्रष्ट लोगों से, बेईमान लोगों से डरने की जरूरत नहीं है और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने इस आवाज को प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कल की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशनखोर लोगों। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए 8 महीनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में एक और आपदा से हो रहे नुकसान की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदरूनी कलह भी मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ा रही है। कांग्रेस नेताओं का खुले मंच से अपनी सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोलना मुख्यमंत्री की परेशानी बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इस अंदरूनी कलह की चिंगारी आलाकमान तक भी जा पहुंची। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में 3 पद खाली पड़े हैं। संभावित मंत्री लगातार इस पद पर लॉबिंग कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में भारी क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि भाजपा आए दिन ऑपरेशन लोटस की चर्चाओं को हवा दे रही है। हाल ही में विधायक राजेंद्र राणा ने सोशल पर गीता ज्ञान देते हुए शब्दों का खेल कर मंत्री पद पर दावेदारी पेश की। उनकी इसी पोस्ट पर पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा ने भी वक्त पहलवान का ज्ञान देकर राजनीति की सरगर्मी और ज्यादा बढ़ा दी है। तो वहीं शरद पवार और अजित पवार के बीच प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पीएम नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं तो ये क्यों नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा, ये तक कह दिया कि शायद शरद पवार ने अजित पवार को विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल होने का न्योता दिया होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर में हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा तो विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचेगा और इस संकल्प के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना है। डेवलप्ड नेशन जब भारत होगा तो वो डेवलपमेंट का जो फायदा है वो हर नागरिक तक पहुंचेगा और उस संकल्प के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना है। तो वहीं भारत और चीन के बीच 14 अगस्त को 19वें दौर के कमांडर स्तर की बातचीत होगी। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारी लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा पर चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने को लेकर चर्चा करेंगे। 19वें दौर की बातचीत कुशल मोल्डो क्षेत्र में, जो कि भारतीय पक्ष में आता है, इसमें होगी। दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं।
14 अगस्त को होने वाली वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रशीम वाली करेंगे। बैठक में विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष डीबीओ और CNN जंक्शन से जुड़े मुद्दों के साथ ही अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की जानकारी के मुताबिक भारत पूर्वी लद्दाख मोर्चे से सैनिकों की वापसी के लिए दबाव डालेगा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में आज जज्बा दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों सहित हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले समर्पित युवा संगठन के द्वारा इस जज्बा दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस दौरान केंद्रीय और राज्य दोनों मंत्रियों ने युवाओं के साथ दौड़ लगाई। वहीं इस जज्बा दौड़ के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जहां केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि पिछले 3 साल से समर्पित युवा संगठन द्वारा जज्बा दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने दिल्ली रोड पर नया मुरादाबाद योजना स्थित ग्रीन आर्चिड सोसाइटी पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने ग्रीन आर्चिड सोसाइटी पर मानकों की अनदेखी के चलते 1,98,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। शैलेश कुमार ने बताया कि ग्रीन आर्चिड सोसाइटी ने मानकों की अनदेखी की थी, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जुर्माना भी लगाया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की नया मुरादाबाद योजना स्थित हाउसिंग के भूखंड में ग्रीन ऑर्चिड नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है। उनके यहाँ पर शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी जांच कराई गई। तो उसमें ये पाया गया कि उक्त बिल्डर के द्वारा अपनी जो मानचित्र पास कराया गया है उससे अधिक निर्माण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच कराई गई और उस पर जो है शमनीय भाग को शमन हेतु और उसके अलावा जो अशमनीय भाग है उसको उन्हीं के द्वारा तोड़े जाने हेतु उनको नोटिस जारी किया। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा के निर्देशन में ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि ऑपरेशन तलाश का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की धरपकड़ करना है जो बाहर के देशों से आकर अवैध रूप से सहारनपुर में रह रहे हैं। ऑपरेशन तलाश के तहत सहारनपुर पुलिस द्वारा होटल, ढाबे या कार मैकेनिक जैसे की दुकानों पर काम कर रहे कर्मचारियों की पहचान की गई, जिसके आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई है। जनसेवा केंद्र के लोगों के साथ भी एक बैठक की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो लोग बाहर के हैं उन लोगों को सिम देने से पहले पूरी जांच करें, क्योंकि कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है। ऑपरेशन तलाश ये SSP सर द्वारा निर्देशन में चलाया गया था। जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सहारनपुर की हमारी जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है। इसमें 3 स्टेट्स की हमारी बाउंड्री लगती हैं। यहाँ से जो हमारे बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप पाकिस्तान की बात करें। तो इस वजह से ऐसे कुछ इनपुट्स मिल रहे थे, इंटेलिजेंस से भी कुछ इनपुट्स मिल रहे थे, और जो हमारी ATS यूनिट है वो भी ऐसे लोगों पे काम कर रही है जो बिना किसी वैलिड पेपर्स के बाहर के देशों के हैं और यहाँ पे आके बस गए हैं, काम कर रहे हैं, और उनके पास परमिट नहीं है और कोई उनके पास रेफ्यूजी के पेपर्स भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की धरपकड़ भी हुई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।